हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं। उसमें मैं आज पढ़ूंगा राइट टू इक्वालिटी। उसमें आर्टिकल 14 को आज पढ़ा जाएगा। ओके, राइट टू इक्वालिटी में आता है आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। ओके, तो आज आर्टिकल कौन सा पढ़ेंगे? हम लोग 14 पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो देखते हैं आर्टिकल 14 क्या है। तो आर्टिकल 14 बेसिकली है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ओके, तो आर्टिकल 14 कहता है सेज दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ओके, यानी कि जो स्टेट है वो सभी को इक्वल मानेगा और एनी इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ द लॉज। ओके, and within the territory of India. Okay, this provision confers the right on the all persons whether the citizen और फॉरनर्स। ये दोनों के लिए है आर्टिकल 14। किसके लिए? फॉरनर्स के लिए भी है और इंडियन सिटीजन के लिए भी है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये इतने आर्टिकल जो है केवल इंडियन के लिए, ओनली फॉर द इंडियन। ओके, तो ये आप ध्यान रखना, ओनली इंडियन के लिए 5 आर्टिकल हैं। और मोर ओवर द वर्ड पर्सन्स जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? उसमें लीगल पर्सन भी इंक्लूड होते हैं एंड स्टेटरी कॉरपोरेशंस भी होते हैं, कंपनीज भी होती हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ भी होती हैं और एनी अदर टाइप ऑफ लीगल पर्सन्स भी होते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली ब्रिटिश ओरिजिन है। वाइल द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ जो है वो कहाँ से लिया गया है? वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ध्यान रखना, दोनों में इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश से है और इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग इसको देखते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ को देखते हैं। तो द एब्सेंस ऑफ द एनी स्पेशल प्रिविलेज इन द फेवर ऑफ एनी पर्सन। ओके, तो इसमें एब्सेंस रहता है, मतलब नहीं होता कोई ऐसा फेवर किसी विशेष व्यक्ति के लिए। एंड बी है द इक्वल सब्जुगेशन सब्जेक्शंस ऑफ ऑल पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ। सभी के लिए ऑर्डिनरी लॉ होता है ऑन द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ द लॉ कोर्ट्स, ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट के द्वारा। एंड सी है द कॉन्सेप्ट ऑन द अदर हैंड, जो दूसरा जो सेकंड कॉन्सेप्ट है उसमें जो है इक्वालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट्स अंडर द इक्वल सर्कमस्टेंसेस। जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है उसमें बात की गई कि इक्वल सर्कमस्टेंसेस में इक्वालिटी की व्यवहार किया जाएगा, यानी कि जो व्यक्ति इक्वल हैं उनके बीच इक्वल, जो व्यक्ति अनइक्वल हैं उनके साथ अनइक्वल का ट्रीट किया जाएगा, ये कह रहा है। बोथ इन द प्रिविलेज कन्फर्ड एंड द लाइबल इम्पोज बाय द लॉ। ओके, एंड वी है से दूसरा द सिमिलर एप्लीकेशंस ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सन्स हु आर द सिमिलर सिचुएटेड। ओके, जो समान होंगे उनके लिए समान, जो असमान होंगे उनके लिए असमान लॉ लागू होगा। ये कौन कहता है? ये अमेरिकन ओरिजिन में जो इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ है। ठीक है, आगे देखते हैं। द लाइक शुड बी द ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ओके, thus the farmers is the negative concept। ये निगेटिव कॉन्सेप्ट है पहला वाला, क्योंकि उसमें सबको इक्वल माना जाता है। वाइल द लेटर जो ये बाद वाला है ये पॉजिटिव है, अमेरिकन वाला। हाउएवर द बोथ ऑफ देम एम क्या है? एट द एस्टेब्लिशिंग द इक्वलिटी ऑफ लीगल स्टेटस अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस। ये दोनों का यही काम है। ठीक है, किसका? लीगल स्टेटस अपॉर्चुनिटी एंड द जस्टिस का। आगे देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट held that whereas the equal and the unequals are the treated differently। okay,
डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि कुछ व्यक्ति समान होते हैं, कुछ असमान होते हैं। सबको एक तरह से ट्रीट करोगे तो वो अनजस्टिस हो जाएगा ना। तो आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई, आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई नहीं होता। वाइल द आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशंस, इट परमिट्स द रीजनेबल क्लासिफिकेशन को परमिट करता है ऑफ ए पर्सन्स, ऑब्जेक्ट्स एंड द ट्रांजेक्शंस बाय द लॉ, but the classification should not be the arbitrary, artificial and the evasive. Rather it should be the based on an intelligible differential, okay, intelligible differential होगा, and the substantial distinctions. अब आगे देखते हैं रूल ऑफ लॉ जो कॉन्सेप्ट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट है ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। ठीक है, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, जो अमेरिकन है, वो जो है पार्ट है किसका, रूल ऑफ लॉ का। ठीक है, एक पार्ट है जो कि रूल ऑफ लॉ को किसने प्रोपाउंडेड बाय द AB डाइसी के द्वारा प्रोपाउंड किया गया था। ये ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे। हिज कॉन्सेप्ट हैज फॉलोइंग द 3 एलिमेंट्स आर द आस्पेक्ट। इन्होंने जो है 3 एलिमेंट्स और आस्पेक्ट बताया। एब्सेंस ऑफ द आर्बिट्रेरी पावर, एब्सेंस होगा आर्बिट्रेरी पावर का। दैट इज द नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ। इन्होंने कहा कि केवल मतलब अगर कोई ब्रीच करेगा, यानी कि जो लीगल एक्ट होगा उसको ब्रीच करेगा, उसको मतलब उसका उल्लंघन करेगा, तो ही केवल उसे पनिश किया जा सकता है। पहला इनका सिद्धांत था। दूसरा इक्वालिटी बिफोर अल्लाह होगा। ठीक है, दैट इज, इसका मतलब द इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल सिटीजन, सभी के ऊपर इक्वल होगा, जैसे कि रिच एंड पुअर, हाई आर द लो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, सभी के लिए समान होगा। टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द एनी, टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट। ओके, सभी के लिए ऑर्डिनरी कोर्ट होगा, चाहे वो ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी के लिए ऑर्डिनरी लॉ लागू होगा। तो यही कहा डेविस एवी डाइसी ने। ठीक है, अपने सेकंड एलिमेंट या एस्पेक्ट में। थर्ड में क्या कहा, थर्ड में उन्होंने बताया कि द प्राइमेसी ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल, जो लोगों का राइट होगा वो प्राइमेसी होगा, मतलब उसका मेन गोल यही होगा कि उसके राइट को प्रोटेक्ट किया जाए। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन is the result of the right of the individual as defined as the enforced by the court of law rather than constitution, okay, being the source of the individual। तो कोर्ट जो है उसका जो है ध्यान रखेगा और कोर्ट ही इन्फोर्स करेगा, डिफाइन करेगा एज अ डिफाइन एंड इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट रेदर देन द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ एन इंडिविजुअल राइट। इंडिविजुअल राइट जो है कोर्ट डिसाइड करेगा, यानी मतलब उसको लागू करेगा, ये कह रहा है। द फर्स्ट एंड द सेकेंड एलिमेंट्स, जो फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट है उनके, आर द एप्लीकेबल टू द इंडियन सिस्टम। ओके, वो इंडियन सिस्टम पे लागू होते हैं, नॉट द थर्ड वन। थर्ड लागू नहीं होता, ये नहीं लागू होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबको इंडिविजुअल राइट देता है। ठीक है, गारंटी देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात है। इन द इंडियन सिस्टम द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल राइट। ओके, मैंने जो बोला। आगे द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, आगे है सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रूल ऑफ लॉ एज द एम्बॉयडेड इन द आर्टिकल 14 एज ए बेसिक फीचर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 को बेसिक फीचर्स के अंतर्गत रखा रूल ऑफ लॉ, यानी कि केशवानंद भारती केस जो 1973 था उसमें इसको शामिल कर लिया। यानी कि ऐसा इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया सकता इवन बाय द अमेंडमेंट के द्वारा भी नहीं, पार्लियामेंट के द्वारा भी नहीं। ठीक है, आर्टिकल 14 में एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन रहेंगे आर्टिकल 14 में। ठीक है, तो मतलब इक्वल के साथ इक्वल, अनइक्वल के साथ अनइक्वल। तो उसी तरह से एक्सेप्शन टू द इक्वालिटी, द रूल ऑफ द इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट
वो एब्सोल्यूट नहीं है. देयर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर एक्सेप्शन टू इट. ओके, दीज आर द मेंशन बिलो, मेंशन किए गए नीचे. हम लोग देखते हैं किसको किसको एक्सेप्शन मिला हुआ है. तो सबसे पहले जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट्स इंजॉय द फॉलोइंग इम्यूनिटी. वो फॉलोइंग इम्यूनिटी जो है वो इंजॉय करते हैं. आर्टिकल 361 याद रखना, 361 के तहत गवर्नर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्यूनिटी प्राप्त है आर्टिकल 14 के तहत. ठीक है, तो पहला क्या है, प्रेसिडेंट और द गवर्नर इज नॉट एंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस. ओके, तो जो काम कर रहे हैं उसके लिए किसी कोर्ट में उन्हें कोई जवाबदेही नहीं है, ये बताया गया. दूसरे में नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग किया जा सकता है, मतलब नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड आर द कॉन्स्टिट्यूटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज द टर्म ऑफ ऑफिस. ओके, जब तक उनका टर्म ऑफ ऑफिस रहेगा कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसी भी कोर्ट में चालू नहीं किया जाएगा. ओके, थर्ड है नो प्रोसेस कैन no process for the arrest or the imprisonment of the president or the governor shall be issued from the any court during his the term of office. okay, तो क्या कह रहा है कि नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, कोई भी अरेस्ट एंड द इम्प्रिजनमेंट का कोई भी प्रोसेस नहीं होगा. शैल बी इशूड फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस. ओके, तो ये है. नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ में. फोर्थ क्या कहता है, नो सिविल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर शैल बी द इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग द हिज द टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एनी एक्ट डन बाय हिम. ओके, वो भी कोई भी काम करने किसी उनके किसी भी काम पे जो है उनमें सिविल जो है कहा गया, नो सिविल प्रोसीडिंग हो सकता, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग नहीं होगा उनके कार्यों पर. हिज द पर्सनल कैपेसिटी वेदर बिफोर द आफ्टर ही इंटर द ऑफिस अंटिल द एक्सेप्शन ऑफ द 2 month नेक्स्ट 2 month नोटिस देना होगा उन्हें. द अंटिल द expirations of the 2 months next after the notice has been delivered to him. उन्हें 2 month का नोटिस देना होगा बिफोर, मतलब उन्हें सिविल प्रोसीडिंग के लिए. ओके, तभी ऐसा कोई कार्य हो सकता है सिविल मामले में, और क्रिमिनल में वो भी नहीं होगा. आगे देखते हैं. सेकंड किसको इम्यूनिटी मिला हुआ है, पहला तो हो गया गवर्नर और एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. दूसरा नो person shall be the liable to any civil and the criminal proceeding in the any court respect of the publication in the newspaper. अगर न्यूज़पेपर का पब्लिश कर रहा है तो कोई सिविल एंड द क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगा उसके ऊपर. आर बाई द रेडियो, रेडियो में भी नहीं होगा, रेडियो अगर चलाता है तो. टेलीविजन में, टेलीविजन पर भी नहीं होगा. ऑफ ए सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. अगर पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग कर रहे हैं और ट्रू न्यूज़ दिखा है तो उस पर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा. आइदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट, या वो किसी स्टेट में भी किसी स्टेट का दिखाए या कोई भी न्यूज़पेपर छापे या पार्लियामेंट का न्यूज़ दिखाए तो उस पर कोई भी एक्शन नहीं होगा. ये आर्टिकल 361 ये के तहत है. ठीक है, आगे देखते हैं. थर्ड, नो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग in any court respect of anything said or the any vote given by him in parliament or any committee thereof. ओके, जो पार्लियामेंट के मेंबर एमपीज होते हैं वो राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों, ठीक है, और नॉमिनेट भी. तो इसमें जो मेंबर होते हैं वो कुछ भी पार्लियामेंट बोले, कहीं भी जो है वोट करें, किसी भी कमेटी में भाग लें, इस पे जो है किसी भी कोर्ट में वो जवाबदेही नहीं होंगे. ये आर्टिकल 105 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, लेकिन उनमें विप जारी होगा. ये विप जो है ये इंटरनल पार्टी स्ट्रक्चर है जो कि उनको अपने पार्टी के हिसाब से वोट वगैरह देने की बात करता है. तो वो सब वो इनके इंटरनल जो है पॉलिटिकल पार्टियां देखती हैं, बट इनके ऊपर कोई भी कोर्ट की एक्शन नहीं होगा. आर्टिकल 105. ऐसे ही आर्टिकल 195
194 के तहत किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव में या स्टेट काउंसिल में भी, ठीक है, दोनों में जहाँ पे है वहाँ पे दोनों, या नहा नहीं है तो वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली में भी वो कुछ भी बोलते हैं रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन द लेजिस्लेशन और द एनी कमेटी, तो उनके ऊपर कोई भी कोर्ट का एक्शन नहीं होगा, ठीक है, एज ए रिकॉर्ड भी उसको यूज नहीं किया जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। ये तो 4 हो गया। अब 5वां एक्सेप्शन क्या है? तो 5वां एक्सेप्शन बेसिकली डीपीएसपी को कुछ छूट दिया जाता है और वो फंडामेंटल राइट को ओवर क्रॉस करके वो डीपीएसपी को लागू किया जाता है। तो आर्टिकल 31C जो है इज एन एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 का, ठीक है, तो ध्यान रखना। इट प्रोवाइड से क्या प्रोवाइड करता है? दैट द लॉ कानून बनाए मेड बाय द स्टेट कानून बनाए फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द डीपीएसपीस, ओके, क्लास बी and C of the Article 39B and Article 39C, ओके, इस पे कोई भी डीपीएसपी जो मतलब फॉर द स्कीम्स, कोई भी स्कीम गवर्नमेंट की जो होती है फॉर द वेलफेयर, उसको लाने के लिए ये आर्टिकल 31C को जो है ओवरटेक करेगा, ओके, जो कि एक्सेप्शन होगा आर्टिकल 14 का, ये कह रहा है, ठीक है। कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दे वायलेट द आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 का वायलेट होगा तो उसके लिए जो है कोर्ट नहीं जा सकते। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर द आर्टिकल 31C कम इन, आर्टिकल 14 गो आउट, ओके। आर्टिकल 31 बेसिकली ये बैकवर्ड क्लासेस मतलब गरीब लोगों या उनको वेलफेयर करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, उन्हें इक्वल सर्कमस्टेंसेस में नहीं रखा जा सकता, ठीक है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करता है, जबकि वो अनइक्वल हैं, एक समान नहीं है, तो उनके साथ अनइक्वल ट्रीट किया जाएगा और उन्हें कुछ मदद किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 14 को ओवरटेक करेगा, आर्टिकल 31C एक्सेप्शन है उसका। तो फिर 6 पर देखते हैं। द फॉरेन रूलर्स, जो फॉरेन सॉवरेन रूलर्स होते हैं, मतलब जो आते हैं भारत में, द फॉरेन सॉवरेन रूलर एम्बेसडर जो आते हैं, एंड द डिप्लोमेट्स एंजॉय द इम्यूनिटी फ्रॉम द क्रिमिनल एंड द सिविल प्रोसीडिंग्स, उन पर अपना कानून लागू नहीं होगा, उन्हें हमें सरेंडर करना होता है। जैसे कि इंडियन कोई एम्बेसडर अगर कोई काम कर दे, गलत मर्डर कर दे, तो हमारा कोर्ट उन पर कोई भी काम नहीं करेगा, हमें उनको उनके कंट्री को सुपुर्द करना होगा, उस व्यक्ति को, उस अपराधी को, ठीक है, किसी को भी कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा उनके ऊपर। तो ये जो है अपना रूल है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्शन में दिया गया उनको। आर्टिकल एक्सेप्शन 7 में द यूएनओ एंड इट्स द एजेंसीज, यूएनओ और उसकी एजेंसी जो है इंजॉय करेंगे द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, ओके। तो यूएनओ एजेंसी को भी मिला हुआ है, यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग वगैरह मिले हुए हैं, या कोई भी संस्था काम कर रही है यूनेस्को वगैरह, तो उनको भी हम लोग डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दे रखते हैं, ओके। देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट मिलते हैं आर्टिकल 15 में। थैंक यू।